अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जासूसी की दुनिया। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मैं एक जासूस हूं की केस नंबर 2 में आपको खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं अपने सीरियल की जानब। खुदा खुदा करके एक जगह नहर के किनारे बड़ी बड़ी जंगली घास के सरकुंडे झुके हुए थे। मुझसे पहले दूल्हे ने इन्हें पकड़कर जिस्म के जोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। मैं उसकी जिस्मानी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसके बदन में तो बिजलियां भरी हुई थीं। एक ही झटके में वो ऊपर पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने अपना थैला खोला और अपनी पगड़ी को नीचे लटकाया, जिसकी मदद से वो भी बाहर आ गया। बाहर आकर मुझे इल्म हुआ कि उसने पहले पहल क्यों की थी। तेज और नुकीले घास ने उसके हाथ लहूलुहान कर दिए थे। इसे इल्म था कि मैंने अभी मुल्क के लिए बहुत से काम करने हैं। शायद इसलिए उसने मुझे तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे पहली मर्तबा उसकी अजमत का एहसास हुआ। पगड़ी का पल्लू पाली में भगोकर मैंने उसके हाथ अच्छी तरह साफ किए और एक हाथ पर पट्टी कस कर बांध दी, जिससे खून का बहाव ख़त्म कर दिया। वो पट्टी दुल्हन ने थोड़ी देर बाद ही उतार दी। खामख्वाह किसी का मेरी तरफ मुतवज्जे होना ठीक नहीं, उसने मेरी बात का मुख्तसर सा जवाब दिया। हम खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। खेत अपने जोबन पर थे। कहीं कहीं से सब्जा रूंधा हुआ था। ये वो जगहें थी जहां इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे अपनी लाई हुई तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ जाते थे। खेतों के बीचों बीच चलते हुए बिला आखिर हम उस सड़क के आखिरी कोने तक जा पहुंचे, जहां से हमें गंगानगर शहर में दाखिल होना था। शहर में दाखिले के लिए भी एक बड़ी नहर बनी हुई थी और उसके लिए वहां पर भी पुल बना हुआ था। वहां पर एक मिलिट्री पोस्ट भी मौजूद थी। ये सर्द जंग का दौर था। मशरक़ी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलतकारों की सरगर्मी अपने अरूज पर थी। आए रोज़ कोई ना कोई खबर सुनने को मिल जाती थी और अब भारतीय जंगी जुनून मगरबी बॉर्डर की तरफ रुख कर रहा था। रास्ते में जहाँ जहाँ से हम गुजरे हर तरफ आर्मी के काफिले आते जाते दिखाई देते थे। ये अलग बात है कि हम उनसे दामन बचाकर अपना सफ़र जारी रखे हुए थे, लेकिन अपने काम की कोई बात मैंने नज़रअंदाज नहीं की थी। मेरी बेचैनी नज़रों से सब कुछ आया था। ये उस जगह का नाम तीन पुली था, जहाँ से हमने शहर में दाखिल होना था। जहाँ से तीन पुली थोड़े से फासले पर मौजूद था, जो मुख्तलिफ देहातों से इस तरफ आते हैं। तीन पुली से थोड़ा पीछे हमें एक साइकिल रिक्शा नज़र आया। वो शख्स किसी का दूध लेकर शहर जा रहा था। दूल्हे ने मौका गनीमत जाना और उसे ठहरने का इशारा किया। हमारा हुलिया चूंकि बिल्कुल देहातियों जैसा था, इसलिए हमारी हालत पर कोई शक न कर सकता था। लेकिन अब एक और मुश्किल आड़े आ रही थी। यहाँ की मखसूस ज़बान पर मुझे अबूर हासिल नहीं था। दुल्ले की अलबत्ता और ही बात थी। तुम फिलहाल अपने आप को गूंगा ही समझो। उसने रिक्शा साइकिल की तरफ बढ़ते हुए सरगोशी की। मैंने जवाब में गर्दन हिला दी। अब हम दोनों रिक्शा साइकिल पर बैठ चुके थे। भारतीय देहातों में बहुत से दीगर गैर कानूनी और गैर अखलाकी कामों के अलावा एक काम कुछ ज़्यादा ही होता है, वो है शराब बनाना। हर देहात में गैर कानूनी तौर पर शराब निकाली जाती है, जो शहरों में सस्ते दामों फरोख्त होती है। क्योंकि हुकूमत के मंजूर शुदा ठेकों से उनके रेट खासे कम होते हैं, इसलिए छोटा तबका अमूमन उस गैर खैर का में तरजीह देता है। भारत का हर दूसरा शहरी शराब का प्यासा है। नशाबाजी का रुझान इतना आम है कि सड़क के किनारे जैसे हमारे यहाँ चाय के स्टॉल होते हैं, इसी तरह वहाँ शराब के ठेके बने हुए हैं। यहाँ सरकारी तौर पर जारी करदा शराब फरोख्त होती है और एक मखसूस अहाते के अंदर बैठकर शराब नोशी करने की कोई ममानत नहीं है। लेकिन पंजाबी देहाती मुआशरे में ऐसे गैर कानूनी धंधे करने वालों की मदद करना बायस फ़ख्र समझा जाता है। दूल्हे ने शायद उसी पस मंज़र में प्लान बनाया था। 2-3 मिनट तक गुफ्तगू करने के बाद ही वो रिक्शा वाले को अपने ढाबे पर ले आया था। एक करीबी गाँव से उसने अपना रिश्ता जोड़ते हुए वहाँ के 5-6 मोतबर किस्म के बदमाशों का हवाला देकर उस पर अपना अच्छा खासा रौब डाल दिया था। महाराज जी, हम तो दास हैं। आपके जितना भी माल हो शहर पहुंच जाएगा। अमूमन साइकिल रक्शे को हुई इस गैर कानूनी शराब की मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया जाता और ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। दूल्हे ने यही लालच को गनीमत जाना और उसके ज़रिए काम करवाने को तरजीह दी।
तीन पुली पर हम भी पहले से लगी कतार में खड़े हो गए। साइकिल रिक्शे वाले ने हमें दूध का मालिक बताया था और वहाँ मौजूद फौजियों ने सवाई दुल्ले के नाम और गाँवों के बारे में पूछा। इसके अलावा उन्होंने हमसे कोई सवाल ना किया। ये मरहला भी बखैर खूबी तय होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब हम लोग गंगानगर शहर में दाखिल हो रहे थे। भारतीय शहरी जिंदगी का पहला नमूना इतना कराहत अंगेज था कि मैंने पाकिस्तान बनने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। भारतीय मखलूत मुआशरा बड़ी तेज़ी के साथ पस्ती की मंजिलें तय कर रहा था। आम देहात जो कभी इज्जत तो गैरत का संबल होते थे, वहाँ बेहयाई पूरी तरह रवाज पा चुकी थी। औरत और मर्द की गैर अखलाकी ताल्लुकात और उसके बदतरीन नतायज अपने अरूज पर हैं। शहरों में भी जगह जगह ऐसे ही मनाजर देखने को मिलते थे। यूँ लगता था जैसे मुसलमानों के जाते ही हिंदू सिख मुआशरा अपनी असलियत पे आ गया है। जब एक सरहदी और मामूली शहर का ये हाल है तो आगे बड़े शहरों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा मुझे बाखूबी हो गया था। रक्शे वाले ने हमें शहर के ऐन दरमियानी लारे अड्डे के करीब उतार दिया था। हमारे लाख जिद करने के बावजूद उसने हमसे किराया नहीं लिया था। वो तो हमें चाय पिलाने पर भी तुला हुआ था, लेकिन ये ज्यादती थी। मैंने और दूल्हे ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ नाश्ता करवाया और अगली सुबह मुलाकात का वादा करके उससे अलग हो गए। नाश्ते से फारिग होकर हम दोनों गंगानगर शहर के लाले अड्डे का रुख किया। इसी असना में मैंने गूंगा बनने में ही खैरियत जानी थी। उन लोगों के गुफ्तगू करने का मखसूस लहजा जहन नशीन कर रहा था। जब तक मुझे इस बात का यकीन ना हो गया कि मैं यहाँ अजनबी और अलग अलग नज़र नहीं आऊँगा, मैंने ज़ुबान बंद रखी। मुझे लुधियाना जाना था। किश्तों में ही सफ़र करना महफूज तरीन था। हम एक बस में बैठे और किसी शहर की तरफ चल दिए। गंगानगर से लुधियाना तक का सफ़र ऐसे ही था जैसे किसी ने लाहौर से फैसलाबाद जाना हो तो मुल्तान जाए, वहाँ से फैसलाबाद पहुँचे। बसों के अड्डे पर जैसे ही बस रुकी, मैंने दरवाजे पर नज़र दौड़ाई। वहाँ दो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी हर उतरने वालों को इस तरह घूर घूर कर देख रहे थे जैसे इन्हें यकीन हो कि यही पाकिस्तान का जासूस है। हम अलग अलग उतरेंगे, मैंने दूल्हे के कान में सरगोशी की। वो मेरी बात का कोई जवाब दिए बगैर अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बस में खासा रश था जिसकी वजह से हर किसी को उतरने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैंने दूल्हे के उतरने का इंतज़ार किया। जब वो उतर गया तो मैं भी धक्कम पेल करता पिछले दरवाजे से नीचे उतर गया। नीचे उतरते वक्त मैंने जानबूझकर एक अधेड़ उम्र के शेख को कोहनी मारी थी। अंधा है क्या? उसने मेरे पीछे उतरते हुए मुझे फाड़ खाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। क्षमा करना महाराज जी, मैंने भारतीय रस्म रिवाज के मुताबिक बड़ी आजिज़ी से कहा और आगे बढ़ गया। मेरे इस अमल में कम अज़ कम मैं इन दोनों शिकारी कुत्तों की नज़रों का सामना करने से महफूज हो गया, जो चारों तरफ जाल फैलाए शायद मेरे ही मुंतज़र थे। दूल्हे के लिए ये बात तो मामूल की थी। वो हालात से लापरवाही से कुछ फासले पर बने एक खोखे में बेड़ियां खरीद रहा था। मैं भी उसके नज़दीक पहुंचा। उसने मुझसे बात करना तो एक तरफ मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और अपने आप में मगन रहा। मैंने उसके रवैये का बखूबी मतलब जान चुका था, इसलिए मैंने भी उससे पहले ही सिगरेट की एक डब्बिया खरीद कर वहाँ से हट जाना ही मुनासिब समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से बाहर की तरफ चल दिया। मैं भी कुछ फासले से उसका ताक़ुब में रवाना हो गया। इस अमर पर हम दोनों ही नज़र रखे हुए थे, कोई हम दोनों में से किसी का ताक़ुब तो नहीं कर रहा। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद जब दूल्हे को इस बात का यकीन हो गया कि हम महफूज हैं, तो वो एक जगह खड़ा हो गया। उस तरफ लोगों की आमदोरफ्त कम ही थी, फिर भी मैंने खतरा मोल लेना मुनासिब ना समझा। सत श्री अकाल जी, मैंने उसके करीब पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा। उसने भी जवाब में उसी खूबी के साथ वही अमल दोहराया तो मैं उसकी शानदार एक्टिंग पर हैरान रह गया। और लोगों की बात तो छोड़िए, खुद मुझे भी इसका यकीन होने लगा था कि हम काफ़ी अरसे बाद पहली मर्तबा मिले हैं। एक दूसरे की खैर-ओ-दरात करने के बाद हम बिला आखिर एक होटल के करीब पहुंच गए। भारत में अमूमन दो किस्म के होटल पाए जाते हैं, एक तो उन लोगों के लिए जो सब्जियां वगैरह खाने वाले हैं और दूसरे उनके लिए जो गोश्त खाने वाले हैं। मुसलमानों की गोश्त खोरी चूँकि मशहूर है, इसलिए हम लोग ऐसे होटलों में जाने का रिस्क कम ही लिया करते हैं,
خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا تھا وشنو دیشو ڈھابا۔ وشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، اور ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔ دلہے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں اور ایسے ڈھابے زیادہ تر لوگوں کی نظروں میں نہیں آتے۔ پریم وشنو ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھ کر ہم نے آلو مٹر کا آرڈر دیا، اور جیسے ہی ایک میلے کپڑے والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلودہ چینی کی پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ رات بھر کے پیدل سفر اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک تو یہی کہوں گا کہ میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ آمین ہم دونوں کے منہ سے اکٹھا ہی نکلا تھا کہ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے، دلہا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ دلہے نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں اور ٹرینوں وغیرہ میں سفر کے آداب کے متعلق آگاہی دی، اور پنجاب کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی عادات سے آگاہ کیا۔ گو کہ ان باتوں کا مجھے پہلے سے علم تھا، پھر بھی میں بڑی توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔